जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। देवियों और सज्जनों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें। और दोस्तों, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं: तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई हो मकसद। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। तो दोस्तों, तकदीर को इल्ज़ाम देना छोड़ के एक दिन और बोला था, फिर से बोलूँगा, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके अपनी मंजिल के लिए कुछ करना होगा। और दोस्तों, आज से अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आज से नई शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न 1 फरवरी से रिलेटेड। और आज का पहला प्रश्न है: भारतीय नौसेना ने सुपर डीबोरा एम के 2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए FAC पोत T81, बी FAC पोत T82, ऑप्शन सी FAC पोत T85 और डी FAC पोत T87। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने सुपर डीबोरा एम के 2 श्रेणी के FAC पोत T81 अटैक क्राफ्ट को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया है। इस अटैक क्राफ्ट ने 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा की है। अच्छे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसे कहाँ सेवा मुक्त किया गया है दोस्तों? मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। नज़र डालेंगे दोस्तों नौसेना की तरफ, तो नौसेना का इतिहास देखेंगे तो नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा इसके वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मलेरिया, बी डेंगू और सी डायबिटीज़, डी पोलियो। तो दोस्तों, आप लोग आंसर करते चलें। और आपको बता दें कि हाल ही में डायबिटीज़ बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है। यह दोनों दवाएं आयुर्वेदिक दवा BGR34 और एलोपैथिक दवा ग्लेबनेक्लामीड को एक साथ प्रयोग करके बनाई गई है। दवा पर स्टडी करने पर पता चला है कि यह दवा रक्त कोशिकाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जमने नहीं देगा और मोटापे को कम करेगी। दोस्तों, नज़र डालते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है: माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस राज्य में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर को सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं: ए हरियाणा, बी पंजाब, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, यह माइक्रोसॉफ्ट का बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद भारत में तीसरा विकास केंद्र होगा। इंडिया डेवलपमेंट सेंटर केंद्रीय व्यवसाय और उत्पादकता उपकरण, AI क्लाउड एंड एंटरप्राइज कोर सर्विसेज और नए गेमिंग डिवीजन के लिए अवसर प्रदान करेगा। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, IDC NCR कार्य क्षेत्र वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित है। तो दोस्तों, अगर इसका मॉडल पूछ लिया जाए कि मॉडल किससे प्रेरित है, तो ताजमहल से प्रेरित है। नज़र डालेंगे दोस्तों सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। इसका वर्तमान में मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, तथा इसके वर्तमान CEO सत्या नडेला है। दोस्तों, नाम आया उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी अगर हम सीमा देखें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से तथा राजकीय सीमा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश 8 राज्यों तथा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो दोस्तों, यह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 9 से। साथ ही आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जिसमें 403 सदस्य हैं। तथा बिरहा, रशिया और आल्हा उत्तर प्रदेश के
प्रमुख लोकगीत हैं। दोस्तों नज़र डालेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ, तो राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा चंबल अभ्यारण्य, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चौथा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पांचवा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और छठवां कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इनमें से आप चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर स्टार लगा लें, क्योंकि आप पूछे गए हैं बार बार, और बाकी अन्य को भी याद रखें। साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तथा गेहूं व गन्ना का अग्रणी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गेहूं और गन्ना की खेती होती है, और यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं व गन्ना का। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विशाखापट्टनम, बी दिल्ली, सी कोच्चि और डी मुंबई। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी की है, और दोस्तों इसके साथ ही मंत्रालय ने समुद्री मेगा जीव श्रृंखला की दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यह दोनों दिशा निर्देशों को देखेंगे दोस्तों, तो यह क्यों स्वीकार किया गया या क्यों जारी किया गया, उसके पीछे कारण है कि समुद्री कछुओं और समुद्री मेगाफौना के संरक्षण प्रतिमान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जारी किया गया है इन दोनों को। साथ ही दोस्तों नज़र डालेंगे दिल्ली की तरफ, उसके पहले आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और दिल्ली को देखेंगे दोस्तों, तो दिल्ली की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ के वैसे एनसीआर के देखें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल, तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, और जो यमुना नदी के तट पर है। दोस्तों यहाँ बहुत प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिषद है, और यहाँ पर वैसे तो बहुत अधिक दर्शनीय स्थल हैं, जो आपको एक छोटी सी वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा करंट अफेयर्स से, इस पर हम अलग वीडियो बना देंगे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नजमुल हसन पापोन, बी अरुण सिंह धूमल, सी जय शाह और डी सौरभ गांगुली। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष जय शाह को चुना गया है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं, और बता दें आपको कि इनकी वर्तमान में उम्र 32 साल है। एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना साल 1983 में हुई थी। यह एशिया का क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय है, जिसमें 24 सदस्य संघ हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी में हर 2 वर्ष में निकाय के सभी सदस्यों को बारी बारी अध्यक्ष चुना जाता है। तो जो सदस्य हैं यहाँ के 24, उन सब का नंबर आता है, और दोबारा नंबर आने के लिए आपको 48 साल इंतजार करना होगा आपके देश का। दोस्तों अब ऑप्शन को देखेंगे तो नजमुल हसन पापोन जो हैं, यह एशियाई क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनसे अब जय शाह पदभार संभालेंगे, और यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से संबंधित हैं। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे सौरभ गांगुली को, तो यह अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में बीसीसीआई के, और अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में बीसीसीआई के। साथ ही अगर हम देखेंगे जय शाह को, तो जय शाह इसके पहले बीसीसीआई के सचिव थे, जो अब वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने घोषणा कर भारत के सतलज जल विद्युत निगम SJVN को 679 मेगावाट की निचली अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल की सरकार ने घोषणा कर भारत के सतलज जल विद्युत निगम SJVN को 679 मेगावाट की निचली अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। साथ ही IBN की एक बैठक ने बूट मॉडल बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफ़र के तहत एक भारतीय कंपनी के अनुबंध देने का निर्णय दिया है। दोस्तों नज़र डालेंगे नेपाल की तरफ, उसके पहले आपको बता दें कि लोअर अरुण है क्या। तो लोअर अरुण के लिए परियोजना में एक लागत लगनी है, जो लागत 100 खरब तक की आंकी गई है। तो लोअर अरुण जो हमने देखा निचला अरुण परियोजना, इसमें लागत 100 खरब तक की आंकी गई है। अब नज़र डालेंगे दोस्तों नेपाल की तरफ, तो हम जैसे कि नक्शे पर देख सकते हैं, नेपाल भारत के ऊपर में एक तिरछा समांतर चतुर्भुज की तरह पे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका नक्शा है टोटल। और इसके साथ एक सुगौली की संधि भी जुड़ी हुई है भारत की, जो आंग्लो नेपाल युद्ध के बाद की गई थी। और अब नज़र डालेंगे वर्तमान नेपाल पर, तो वर्तमान नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के
राष्ट्रपति देखेंगे दोस्तों तो यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं। यहाँ की मुद्रा रुपया है और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेपाल की अगर सीमा देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। और इसको आप याद भी रख सकते हैं कि उत्तर के सिक्कों ने बंगाल तक बिहारी भगाया, ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में, आप उसे भी याद रखें कि सूर्यकरण युद्ध अभ्यास, और यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 से शुरुआत हुई थी। तो 2011 से प्रत्येक वर्ष भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास होता है और वह है सूर्यकरण युद्ध अभ्यास। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी बड़ौदा, सी सौराष्ट्र और डी दिल्ली। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है और तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी दूसरी बार जीती है। तो इसने किन से जीती है यह भी देखें तो तमिलनाडु ने फाइनल में बड़ौदा को हराया है और दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। तो पहली बार 2007 में जीती थी और दूसरी बार 2021 में जीती है। आप दोनों चीज़ें याद रखें क्योंकि भारत की यह घरेलू ट्रॉफी होती है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कौन करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी जी सतीश रेड्डी और डी के शिवन। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन के शिवन करने वाले हैं, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो अध्यक्ष इस उपग्रह को JPR संस्थान चेन्नई और GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र द्वारा निर्मित 2 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें इसरो के बारे में, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवन हैं। जैसे आपको बताया इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोस्तों राजनाथ सिंह हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी सतीश रेड्डी DRDO प्रमुख हैं तथा के शिवन आपको बताया इसरो अध्यक्ष हैं। तो आप ये चारों नाम याद रखें, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कब अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 1 फरवरी और डी 2 फरवरी। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 45वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। वर्ष 1978 में भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्थापना केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ हुई थी। तो दोस्तों आप यहाँ याद रखें, थोड़ी सी मिस्टेक है, 7 नहीं 7 होगा और प्लेटफॉर्मों होगा ये। तो 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ हुई थी। तो इसकी स्थापना याद रखें कि 1978 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय तटरक्षक बल की। और वर्तमान में ICG अपनी सूची में 156 जहाज़ों और 62 विमानों के साथ एक अजेय सेना बना हुआ है। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की तरफ नज़र डालेंगे तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी कि 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन है। दोस्तों यह नाम आप याद रखें, इनकी उपाधि पदवी भी याद रखें कि डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन इसके वर्तमान में वो हैं। और प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश और डी पंजाब। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है, वह हरियाणा राज्य से संबंधित है और वह हरियाणा के हिसार से हैं। दोस्तों अब इस प्रश्न से अगर हम आंसर याद रखना चाहें तो सबसे पहले किसने नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो अंजू ने जीता। कितने किलो उस पे वर्ग पे जीता अगर दोस्तों यह देखा जाए तो यह 55 किलोग्राम वर्ग में जीता इन्होंने, और हरियाणा ने। नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप का यह संस्करण उत्तर प्रदेश के आगरा में चल रहा है। दोस्तों नज़र डालेंगे हरियाणा की तरफ सबसे पहले, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है तथा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दोस्तों इसकी सीमा देखेंगे हम हरियाणा की,
तो यहाँ पंजाब हम देख सकते हैं, राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से इसकी और दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर दो प्रमुख प्राचीन युद्ध क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो दोस्तों पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ आपको पता होगा, 1526, 1556 और एक और है मुझे थोड़ा ठीक है, और कुरुक्षेत्र महाभारत में आपने देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर झील देखेंगे दोस्तों, तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरजकुंड झील प्रमुख झील है। वैसे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 झील लेक्स हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं तीन आप याद रखें, बसई वेटलैंड, बड़खल झील और सूरजकुंड झील। इसके साथ ही यहाँ पर दो राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को भी याद रखें। और हरियाणा में दो राष्ट्रीय संस्थान एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको भी याद रखें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो जो हिसार में है स्थापित किया गया है, और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया है। यह दोनों भी आप याद रखें। दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर 62 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सुमन मेहता, बी सोनम मलिक, सी संजीत सिंह और डी सोनल सिंघानिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की सोनम मलिक ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर 62 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सोनम मलिक ने 2020 में एशियन चैंपियनशिप और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भी साक्षी को हराया था। दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाकर आप जुड़ सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।